बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, न्यू प्लस में अली मिर्ज़ा हाज़िर खिदमत है। बड़ी दुश्मनी एक लाहौर की बड़ी टॉप की चल रही है, बलाज ग्रुप की और टीफी ग्रुप की जो है, उसके बारे में कोई अहम पेशरफ्त भी आई है। अब ये एक खानदान दुश्मनी जो चली आ रही थी उसमें एक खानदान के मर्डर जो है वो तसलसल से चले आ रहे हैं। दूसरा जो अपना ग्रुप है भट्ट बरादरान तीफी भट्ट ग्रुप जो है उनकी तरफ से किसी की जान नहीं गई थी। ये पहला इंसिडेंट हुआ है कि ट्रक्का वाला खानदान की तरफ से अपने मुखालफिन का कोई बंदा मर्डर हुआ। लिफाफा सहाफ़ी एक नाम होता है, लिफाफे भी ऑफर होते होंगे। किस हद तक देखा कि यार ये ज्यादती के पैसे हैं, ये नहीं लेने चाहिए। पैसे कमाना जो है बुरी बात नहीं है, लेकिन खुदारा हमेशा कोशिश ये करना कि पैसे वो ना कमाओ जिसके पीछे कोई बददुआ हो। अपनी लाइफ में मेरा ख्याल है कम से कम मेरे ख्याल को सैकड़ों की तादाद में पुलिस एनकाउंटर्स मैंने देखे हैं। छूट जाते आबिद हैं। बॉक्सर जो है, क्या वो जाली पुलिस मुकाबले करता था मिर्जा साहब? आबिद बॉक्सर के पुलिस मुकाबले आतिफ चौधरी के साथ हुए, स्टूडेंट लीडर हुआ करता था, सड़कों पर हुए, लोगों ने देखे। लाइफ में 30 साल जिंदगी का एक हिस्सा नहीं होता, जिंदगी ही होती है। आपने शोबा सहाफत को दी, समझते हैं शोबा सहाफत ने आपको कुछ दिया? और जर्नलिज्म बहुत अच्छा एक शोबा है और मतलब कि काबिल इज़्ज़त भी है, लेकिन ये काबिल इज़्ज़त हुआ करता था आज से कोई 10-15 साल पहले, 20 साल पहले आप पीछे चले जाइए। नौकरी जो अब टीवी चैनल्स में रह गई है ना, वो नौकरी ये है कि कौन सा रिपोर्टर्स अपने मालकान के, अपने एडिटरान के, अपने बॉसेस के काम अच्छे तरीके से करवाता है। 15-15, 20-20, 25-25 साल के लड़के जो हैं अपने वालिदैन से 10-10, 20-20 लाख रुपया लेके कॉल सेंटर्स खोलते हैं। चंद ही अरसे में जो है वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में फिर रहे होते हैं। ऐसी कौन सी गिद्दड़ सिंगी उनके पास होती है? कॉल सेंटर के हवाले से या दूसरे साइबर क्राइम्स की जो वारदातें हैं उसके हवाले से मैं आपको बताऊं कि कॉल सेंटर्स में पैसा बहुत ज्यादा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, न्यू प्लस में अली मिर्ज़ा हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आज जिस शख्सियत से आपको मिलवाने जा रहे हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मैंने अपनी ज़िंदगी में, अपने शोबे सहाफ़त के कैरियर में बड़े बड़े सियासतदानों का, पुलिस वालों का, समाजी कारकुनों का जो है वो इंटरव्यू किया है। मेरे लिए आज जो शख्सियत यहाँ पर ऑफिस आई हैं, जिन्हें मदऊ किया है, वो मेरे लिए बाप का दर्जा रखते हैं। मेरे सगे बड़े भाई हैं। शोबे सहाफ़त में 3 दहाइयों से जो है वो अपनी ड्यूटी के फ़राइज़ मुख्तलिफ टीवी चैनल्स में, मुख्तलिफ अखबारात में जो है वो अपनी ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम देते हुए दिखाई दे रहे हैं। नाज़रीन, इनसे आज बात करेंगे लाहौर में बढ़ती हुई दुश्मनियों के मामलात किस तरह चल रहे हैं। हाफिज़ाबाद में एक बहुत बड़ा केस हुआ, वहाँ पर एक खातून के साथ जो है वो बाकायदा तौर पर ज़्यादती की गई, उसकी वीडियो बनाई गई, और भी बहुत से मौजू हैं। पुलिस के बारे में बात करेंगे कि पुलिस का निज़ाम किस हद तक जो है वो बेहतर हुआ है। पिछली 30 साल से अपना ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। क्या सहाफ़त में तब्दीली आई है, टीवी चैनल्स आए हैं, और अब सोशल मीडिया के इस दौर में जो है वो मज़ीद क्या इनसे गुफ्तगू करते हैं, इन्हीं से जानते हैं, इन्हीं की ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मुझे ये बताइएगा, बड़ी दुश्मनी एक लाहौर की बड़ी टॉप की चल रही है, बलाज ग्रुप की और तीफी ग्रुप की जो है, उसके बारे में कोई अहम पेशरफ्त भी आई है जिसके लिए मैंने ख़ुसूसी तौर पर आपसे जो है वो सुबह नाश्ते पर रिक्वेस्ट भी की थी कि आपने इधर आना है। वो कहाँ तक पहुंची है? क्या उसमें अहम पेशरफ्त आई है? क्या ऐसे जो हैं मटीरियल्स हैं जो थोड़ी बहुत आपको पता है कि आगे जो है वो सिम्टम्स हैं कि वो नुकसानदेह होगी साबित, या वो फायदेमंद होगी लाहौर के लिए? इन दोनों ग्रुपों के लिए तो वो दुश्मनी जो है वो नुकसानदेही है। कभी किसी का कोई मर्डर हो जाता है तो कभी किसी का कोई मर्डर हो जाता है। क्या कहना चाहेंगे सर? दूसरा आपने बात की दुश्मनी के हवाले से, लाहौर की जो एक सबसे बड़ी दुश्मनी भट्ट बरादरान और ट्रक्का वाला खानदान के दरमियान है। ये दुश्मनी कोई 3 दहाइयों से ज़्यादा अरसा हो गया है इस दुश्मनी को, ये लाहौर में चली आ रही है। ट्रक्का वाला ख़ानदान के आपको मैं बताऊं कि अमीर बलाज के जो परदादा थे वो भी मर्डर हुए थे। वो कोई 80s की में मर्डर हुए थे। 90 की दहाई में अमीर बलाज का दादा बिला ट्रक्का वाला, उनका भी मर्डर हुआ। ठीक है। फिर उसके बाद उसका वालिद आरिफ अमीर टीपू जो था उसका भी मर्डर हुआ। उस पर कुछ उससे पहले 2-3 अटैक भी हुए थे, और फिर उसके बाद अमीर बलाज खुद भी मर्डर हुआ। अब ये एक ख़ानदान दुश्मनी जो चली आ रही थी उसमें एक ख़ानदान के मर्डर जो हैं वो तसलसल से चले आ रहे थे।
दूसरा जो अपना ग्रुप है बट बरादरान तीफी बट ग्रुप जो है उनकी तरफ से किसी की जान नहीं गई थी। ये अब कोई 8-10 महीने पहले जो जावेद वाक़या बट हुआ वाला था, जो जावेद मामला बट हुआ, तीफी बट का बिल्कुल। जो बेनोई कत्ल हुआ है, ये पहला इंसिडेंट हुआ है कि ट्रक्कावाला ख़ानदान की तरफ से अपने मुखालफिन का कोई बंदा मर्डर हुआ है। ठीक। ये पहली दफ़ा हुआ है। इनकी सुलह के हवाले से आपको बताऊं कि जब बिल्ला ट्रक्कावाला का मर्डर होता है ना, उसके बाद जो उस दौर के मशहूर टॉप 10 हुआ करते थे, हनीफा, बाबा, ये 2 भाई होते थे। एग्जैक्टली। ये बेसिकली पहले अपना बिल्ला ट्रक्कावाला के पास ही होते थे, आरिफ अमीर टीपू के दोस्त हुआ करते थे। ठीक है। एक केस की वजह से, एक मर्डर केस था, उस मर्डर केस की वजह से इनकी आपस में मुखालफत हो गई। मुखालफत की वजह ये बनी कि सब पर इकट्ठा था, टीपू पर और शफीक, बाबा और हनीफ उर्फ हनीफा के अगेंस्ट जो मर्डर था उसका इल्ज़ाम था। टीपू उस मर्डर से निकल गया, ये दोनों उस मर्डर में फंसे रहे। जिसकी वजह से ये दुश्मनी वजह का ये कि आगाज। बिल्ला ट्रक्कावाला ने अपने बेटे को निकाल लिया उस मर्डर ठीक से, है। उनको फंसा दिया, जहां से इनका सिलसिला दुश्मनी का शुरू होता है। ठीक है। अब बिल्ला ट्रक्कावाला अपने ही अड्डे में वहां पर मर्डर हो जाता है। अब उस मर्डर के बाद जो मर्डर किया था वो जो टॉप 10 इश्तिहारी थे उन्होंने किया था। एग्जैक्टली। उस दौर के बड़े खतरनाक किस्म के इश्तिहारी थे, जैसे आज आप कह लेना कि अलकायदा के लोग हैं या BLA अच्छा, के लोग जो हैं, जबरदस्त। उस दौर में टॉप 10 जो है इसी तरह उनकी अपना खतरनाक हुआ करते थे, उनकी दहशत हुआ करती थी उस दौर में। अब बिल्ला ट्रक्कावाला के कत्ल के बाद उन टॉप 10 जिन्होंने मर्डर किया था उनका ताल्लुक बन जाता है तीफी बट वगैरह के साथ। यहाँ से बट बरादरान और उनकी दुश्मनी ट्रक्कावाला का सही खानदान की मायनों में आगाज दुश्मनी का होता है। आगाज यहाँ से होता है। अब चलते चलते उनके दरमियान कुछ मामलात ऐसे भी होते हैं कि एक दूसरे के खिलाफ बातें भी होती हैं, कुछ कार्रवाइयाँ भी होती हैं, कुछ झूठे सच्चे मुकदमात भी दर्ज करवाए जाते हैं। उस दौर में भी सुलह की बहुत सारी कोशिशें की गई कि सुलह हो जाए इन दोनों खानदानों में, लेकिन आपने भी कोशिश की सुलह की। मैं एनी शाहिद हूँ, थोड़ा बहुत होश में भी था तब। ये लोग दोनों ग्रुपों की, नाजरीन मैं आपको बात बताऊं, अक्सर घर भी आया करते थे मिलने मिलाने। उस दौर में इतना, जितना एक मुझे याद है, तो बड़ी गाड़ियां, 100 बंदा, 60 70 बंदा आया होता था मुलाकात करने। तो वो, मैं छोटा होता था, ये देख रहा होता था। कई दफ़ा आमिर मिर्ज़ा साहब और इनके साथ एक आरिफ हुसैन जो हैं, वो इनके साथ, इनके साथी रिपोर्टर होते थे खबरों में। अगर मैं बिल्कुल दुरुस्त हूँ तो वहाँ पर ये लोग दोनों काम करते थे और क्राइम रिपोर्टर ही वहाँ पर थे। तो इनकी बाकायदा तौर पर सुलह की भी कोई बातचीत चल रही थी, लेकिन किसी वजह से वो सुलह नहीं हो सकी, जो अब तक जो है वो ये दुश्मनी भुगत रहे हैं ये दोनों खानदान। मिर्ज़ा साहब, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं बार बार आपको मिर्ज़ा साहब कह के मुखातिब कर रहा हूँ। मैं घर में जो है वो भाई साहब कहता हूँ, दोबारा कोट कर रहा हूँ। मुझे ये बताइएगा, 30 साल के, ये तो अभी कंटिन्यू करेंगे इस बात को, आपके 30 साल के सहाफ़ती कैरियर में रिश्वत की तो बड़ी ऑफ़र होती होगी। लिफाफा सहाफ़ी एक नाम होता है, लिफाफे भी ऑफ़र होते होंगे। किस हद तक देखा कि यार ये ज़्यादती के पैसे हैं, ये नहीं लेने चाहिए और इनका बाकायदा तौर पर बेड़ा गर्क करना चाहिए जो आपको रिश्वत की ऑफ़र दे रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? अली मिर्ज़ा साहब, मैं तो जिस चीज़ का कायल हूँ ना, वो मैं आपको भी दर्स देता हूँ, सबक शुक्र देता हूँ उस अल्हम्दुलिल्लाह। चीज़ का, और जो मेरे दोस्त अहबाब हैं उनको भी दर्स देता हूँ। देखें, हमारा जो जर्नलिज्म है ना, जर्नलिज्म में जिस दौर में हमने जर्नलिज्म किया वो तो जर्नलिज्म अब है नहीं। उस दौर एग्जैक्टली। में तनख्वाहें जो थी ना वो बहुत कम हुआ करती थी। पहली तनख्वाह क्या लेकिन लगी थी? मेरी पहली तनख्वाह 1500 रुपया लगी थी 93 में। ठीक गुजारा है, हो जाता था उस मैं 1500 आपको रुपये? बता रहा हूँ कि उस वक्त जो उस दौर में तनख्वाहें होती थी ना, उसमें बड़ा अच्छा गुजारा हुआ करता था उसमें, बल्कि पैसे कुछ बच भी जाया करते थे। ज़बरदस्त। लेकिन आपने जो बात की ना लिफाफा सहाफ़ी के हवाले से, मैं अपने तमाम दोस्तों को कभी बैठ के डिस्कस भी हो और यही कहता आया हूँ, अब भी यही कहता हूँ, आपको भी ये समझाता हूँ कि पैसे कमाना जो है बुरी बात नहीं है, लेकिन खुदारा हमेशा कोशिश ये करना कि पैसे वो ना कमाओ जिसके पीछे कोई बद्दुआ हो। किसी का काम करके आप पैसे कमा लें, कोई आपको अपनी खुशी से आपके सर्विस चार्जेस दे ले, उसको सर्विस चार्जेस का नाम कह लें आप, या आपको oblige करे, वो वारे में चीज़ें आती हैं। मिर्ज़ा साहब, मुझे ये भी बताइएगा, एक हाफिज़ाबाद में वाक़या हुआ, बड़ा इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हुआ, जिसको आपने अपने यूट्यूब चैनल पर भी जो है वो कोट किया, पूरे पाकिस्तान ने उसको कोट किया, ठीक है। उनका अंजाम भी कैफ़रे किरदार तक, मुलज़मान को जो है वो DPO हाफिज़ाबाद, जो लाहौर में भी तैनात थे, SSP एडमिन की पोस्ट पर रहे हैं, उन्होंने क्या पहुँचाया, वो हादसाती तौर पर हो गया ना, वो साथियों की फायरिंग से जो है वो एनकाउंटर हो जाता है। उन्होंने काम ही ऐसा किया था, ऑब्वियसली उनके साथ ऐसा होना ही था। हादसाती तौर पे नहीं होता ये बेटा। अली, आपको बताऊं कि
पुलिस का, पंजाब पुलिस का ना एक मैकेनिज्म है, एक समझ लें कि रूल बनाया हुआ है उन्होंने। जो लोग डकैती के दौरान मर्डर करते हैं, ठीक है, किसी ने डकैती के दौरान रेप किया है या कोई उजरती कातिल है, ये मैं तो अपनी जब क्राइम रिपोर्टिंग हम किया करते थे 90s में, मैं तब से देखता आ रहा हूँ ये चीज़ें कि उस दौर में भी जो इन 3 हीनियस क्राइम्स में मुलव्वस है ना, उसकी माफ़ी नहीं है। नहीं छोड़ना चाहिए इनको। उनको अब मैंने एनकाउंटर्स में ज़ैनब मरते केस देखा हुआ हुआ है, ज्यादती, ज़ैनब केस ठीक है, हुआ है, उसके बहुत बाद सारे सियालकोट केसेस हैं। मोटरवे आमना पर जो का केस अफसोसनाक था, एक वाकया बच्ची रौनमा का, हुआ। रायबंड का, सिटी रायबंड का आमना केस था, मोटरवे वाला केस था, ज़ैनब कसूर वाला केस, बहुत सारे मामलात। मैं अपनी लाइफ में मेरा ख्याल है कम से कम मेरे ख्याल को सैकड़ों की तादाद में पुलिस एनकाउंटर्स मैंने देखे हैं, और बल्कि ऐसे पुलिस एनकाउंटर्स भी देखे हैं कि रात को पुलिस अफसरान जो हैं वो रिपोर्टर से, सहाफ़ी से, उनसे बैठ के मशवरा भी करते थे, उनके इल्म में भी लाते थे कि भाई ये क्रिमिनल्स हमने पकड़े हुए हैं, ये इन्होंने किया हुआ है, इनका क्या इलाज होना चाहिए, ये अदालतों से छूट जाते आबिद हैं। बॉक्सर जो है, क्या वो जाली पुलिस मुकाबले करता था मिर्जा साहब? अली साहब, जाली पुलिस मुकाबले आप किस तरह किसी को कहेंगे? अब जो कुछ हो रहा है, क्या वो जाली पुलिस मुकाबले हैं? कई इल्जामात उन अब पर लगे हैं, उन्होंने साबित अब किया इन है, पुलिस उन्होंने वो मुकाबलों की केसेस लड़े हैं। मैं इस वजह से आपसे पुलिस पूछ रहा हूँ मुकाबलों क्योंकि की जो आपके दौर के वो माने हुए इनकाउंटर स्पेशलिस्ट थे। पुलिस तो मुकाबलों की जो हकीकत है ना, वो सबको पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, एक लेमैन है उसको भी पता होता है कि इनकी हकीकत क्या होती है। लेकिन माजी में कुछ पुलिस मुकाबले ऐसे भी हैं जो कि वाकई जेन्युइन पुलिस मुकाबले हुए हैं। आबिद बॉक्सर के पुलिस मुकाबले आतिफ चौधरी के साथ हुए, स्टूडेंट लीडर हुआ करता था, सड़कों पर हुए, लोगों ने देखे। देखे, मैं तभी ये सवाल कर रहा हूँ। आबिद बॉक्सर का एक पुलिस मुकाबला रिवाज गार्डन में हुआ था, असद प्रिंस आतिफ चौधरी का साथी था, आतिफ चौधरी भी उसके साथ था, एक खालिद हीरा था उसके साथ, और कुल टोटल 4 लोग थे ये खल। तो इनको भी अपना उस पुलिस मुकाबले में ये ज़ख्मी हुए थे। तो उस दौर के जो पुलिस मुकाबले हैं वो और आज के दौर के जो पुलिस मुकाबले हैं वो, उनको हम कंपैरिजन नहीं कर सकते उनका आपस में। वो दौर और था, वो लोग और थे, आज के लोग और हैं, आज का दौर और है। आज के जो हार्ड क्रिमिनल्स हैं वो डकैतियों के दौरान रेप में मुलव्वस बिल्कुल हैं, बिल्कुल ऐसे। डकैतियों के दौरान कत्ल कर रहे हैं, उनसे किसी की इज्जत महफूज नहीं है। वज़ीर आला पंजाब की रेड लाइन है ख़वातीन और बच्चे। एग्जैक्टली, ख़वातीन के साथ देख लें आप क्या सलूक हो रहा है। हाफजाबाद वाला वाक़या ले लें, 4 लोगों ने मियाँ बीवी को रोका, अगवा करके ले गए, 3 ने गैंग रेप किया, एक ने ठीक है। वीडियो बनाई, फिर मियाँ बीवी को गन पॉइंट पर उन्होंने ये उनके मुझे साथ यहाँ पर मैं आपको रोकूंगा, ये जो वीडियो बनाते हैं, ठीक है, ये मतलब ये क्या नशावर लोग होते हैं, नशे करते हैं, किस हद तक, किस गंदगी इनके दिमाग में भरी फ्रस्ट्रेशन का होती है। शिकार हैं ये लोग। एक शैतानियत किसी पर सवार हो जाती है ना, तो ये उस कैफियत में होते हैं। फिर उसके बाद वो उस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं ब्लैकमेलिंग के तौर पर, क्योंकि जब उनके जहन में वो शैतानियत सवार होती है, दरिंदगी सवार होती है, तो वो चीज़ उसको यूज़ करते हैं कि शायद दोबारा हम इसके ज़रिए अपना वही फेल जो है उसको दोबारा दोहरा सकें। कभी जिंदगी में ऐसा मौका आया, हालात खराब तो रहे हमारे, अप एंड डाउन जो है वो टाइम आता है, कभी ऐसा मौका आया कि किसी ने रिश्वत की ऑफर की कि मिर्जा साहब आओ एक काम करा दियो, पैसे ले लो तो काम होइएगा, ठीक है, तो सिलसिला चल जाएगा। मैंने पहले भी आपको बताया कि पैसे वो जिसके पीछे कोई बद्दुआ ना हो। ठीक है, किसी के साथ बैठ के कोई डील नहीं की, किसी को ये नहीं कहा कि भाई ये काम करवा के तो मैं आपसे ये बेनिफिट लूंगा, ठीक है, ये जिंदगी में कभी नहीं हुआ। तो ये भी बताइएगा, लाहौर में साइबर क्राइम के बड़े वाक़यात हो रहे हैं, एफआईए जो है वो बाकायदा तौर पर जो है वो मंजर आम पर कुछ ले आती है, कुछ मंजर आम पर नहीं आते, टेक्निकल वजूहात की वजह से कोई प्रॉब्लम होती है, स्कैम्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, कॉल सेंटर्स बने हुए हैं, 15-15, 20-20, 25-25 साल के लड़के जो हैं अपने वालिदैन से 10-10, 20-20 लाख रुपया लेके कॉल सेंटर्स खोलते हैं, चंद ही अरसे में जो है वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में फिर रहे होते हैं। ऐसी कौन सी गिद्दड़ सिंगी उनके पास होती है? कॉल सेंटर के हवाले से या दूसरे साइबर क्राइम्स की वो वारदातें हैं, उसके हवाले से मैं आपको बताऊं कि कॉल सेंटर्स में पैसा बहुत ज़्यादा है। वहाँ धोखा पर देकर है या ईमानदारी से है, ये हमारे नाजरीन को बताइएगा। ईमानदारी की कोई इसमें बात नहीं है। आप ये देखेंगे कॉल सेंटर जो आपके काम कर रहे हैं, आप किसी को पकड़ के उनसे इंटेरोगेट कर लें, वो आपको सारे तोते की तरह फर बता देंगे कि पैसे किस तरह से आते हैं। कराची में आमिर मुस्तफ़ा कत्ल केस हुआ था, बड़ा ठीक मशहूर है, हुआ था, और उसका जो मुलजम था अरमगान, उसने भी कॉल सेंटर बनाए हुए थे, और उसने कुछ साल या 2 साल के अंदर जो उसकी ट्रांजैक्शन थी वो अरबों में बताई गई थी। ठीक है, तो कौन सा ऐसा जायज़ काम है जहाँ पर आप इस तरह से पैसे इकट्ठे कर सकते हैं या कमा सकते हैं? बाहर से अब्रॉड में लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं,
ان کے اکاؤنٹس نمبر حاصل کیے جاتے ہیں. کیا اس کا فائدہ ایف آئی اے اٹھاتی ہے کہ اگر ریٹس کر کے لاتی ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایف آئی اے کے ساتھ ان کی کوئی ڈیل ہو بھی جاتی ہے؟ کام جو ہے وہ کسی ادارے کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا. کوئی بھی پیڈ کرائم جس کو کہہ لینا سوشل کرائم، اس میں آپ جوا لے لیں، منشیات لے لیں، آپ یہ جسم فروشی لے لیں، آپ پھر اس کے بعد یہ جو سکیمز ہیں، یہ کال سینٹرز ہیں، یہ کوئی بھی جتنے بھی کام ہیں یہ کسی ادارے کی مرضی کے بغیر مستقل طور پر نہیں ہو سکتے. کچھ دیر کے لیے، کچھ دنوں کے لیے، کچھ ہفتوں کے لیے یا 1-2 ماہ کے لیے وہ چوری چھپے تو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن زیادہ دیر تک یہ کام نہیں چھپے رہ سکتے. عامر مرزا صاحب مجھے یہ بھی بتائیے گا، قبضہ مافیا کا راج مختلف مقامات پر تو ہے، ایل ڈی اے کی بڑی سکیمز بھی بنی ہوئی ہیں اس معاملات میں، کئی سکیمز ڈیفالٹ بھی ہو گئی ہیں، کئی کو ایل ڈی اے دھکا لگا کر جو ہے وہ سٹارٹ بھی کر رہا ہے. کئی قبضہ مافیا ایسے ہیں جنہوں نے اپنے پلاٹس بنوا کر لوگوں کو بیچ دیے ہیں، کئی لوگ ایسے ہیں جو اینٹیں لے کے ان کے پیچھے اور کئی تیار کھڑے ہوئے ہیں. اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ہماری جو ایل ڈی اے کی سکیمز ہیں نا وہ موسٹلی ایل ڈی اے سے اپرووڈ ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، وہ صرف اپنا ایک منجن بیچنے کے لیے، اپنا سودا بیچنے کے لیے ایل ڈی اے سے کچھ ایک آدھا جھوٹا سچا لیٹر ایل ڈی اے کی اور ملی کروڑوں بھگت روپے سے کے لے مالک لیتے ہیں بن جاتے ہیں. اور وہ لیٹر دکھا کر، اب تصدیق تو ہر کسی نے نہیں کرنی جا کے ایل ڈی اے سے، وہ دکھا کے جی ایل ڈی اے اپرووڈ، ایل ڈی اے اپرووڈ، ایل ڈی اے اپرووڈ. جب ایل ڈی اے میں کوئی بندہ جاتا ہے تو وہاں پہ پتہ لگتا ہے کہ جی یہ ایک سکیم ہے، اس سکیم کی کوئی اگر فرض کرے کہ 100 ایکڑ پہ سکیم ہے، 100 ایکڑ میں سے وہ 10 ایکڑ جو اپرووڈ ہے، 90 ایکڑ جو ہے وہ 10 ایکڑ کی بیس بنا کر اسی کو فروخت کر رہے ہیں. وہ تو کروڑوں روپیہ نہیں اربوں روپے اکٹھا کر لیتے ہیں. بہت سے لوگ، میں جانتا ہوں ان لوگوں کو، میں نے ان کو اسکوٹروں پہ، سائیکلوں پہ پھرتے ہوئے دیکھا، رکشوں پر سفر کرتے ہوئے دیکھا ہے. ٹھیک ہے، اور اب ماشاءاللہ سے ان کو جو ہے وہ کوئی پکڑ ہی نہیں سکتا. ان کی جو انکم، ان کا رہن سہن دیکھ لے. اب ان کا رہن سہن تو دور کی بات ہے، ان سے کوئی ملنے جائے تو ان سے ملاقات نہیں ہو سکتی. ایسے لوگ ہیں، بے شمار لوگ ہیں. بیوہ کوٹے کے پلاٹوں پر بن گئے ہیں، انہوں نے 2 نمبری کر کے میرا صاحب کیا سوچتے ہوں گے یہ جو کسی کے حق پر ڈاکہ ڈال کر جو ہے وہ زمین لے لیتے ہیں، پراپرٹی لے لیتے ہیں، کیا سوچتے ہوں گے وہ کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ادھر کا مال ہے تو ادھر ہی ورتانا، یا وہ اگلے کچھ جہان کا خوف سوچیں ہوتا ہے یا نہ انہیں کوئی؟ سوچیں، لیکن میں نے زندگی میں جن لوگوں کو دیکھا ہے نا، اس طرح سے لوگوں کا مال انہوں نے کھایا ہے، لوگوں کے ساتھ زیادتی کی ہے، میں نے ان کی زندگی میں سکون نہیں دیکھا کبھی. سارا کچھ یہیں پر رہ جانا ہے. بڑے بڑے امیر، بڑے بڑے لوگ جو لوگوں کو لوٹ کر اکٹھا کر کے کہ شاید ساری زندگی ہم نے کبھی مرنا نہیں ہے، ہم نے آب حیات پی لیا ہے، وہ بھی سارا کچھ یہیں پر چھوڑ کے چلے گئے ہیں. رات کو وہ اپنی نیند نہیں سوتے، رات کو سونے کے لیے انہیں اتنی گولیاں کھانی پڑتی ہیں. دنیا کھانا کہتی ہے، پینے کا آپ کو بتاؤں کہ وہ اپنی مرضی سے، اپنی خواہش کے مطابق کھانا نہیں کھا اللہ سکتے رحم کرے جی. جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی. میرے اگلے پروگرام تک کے لیے جو ہے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.